नमस्कार साथियों, मैं राकेश जांगिड़ आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। जीके फैक्ट कंफ्यूजिंग सीरीज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक हमारी श्रृंखला चल रही है, जिसके अंतर्गत हम महत्वपूर्ण उन चुनिंदा टॉपिक्स को उठा रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और सामान्यतः ये जो कंसेप्ट है बच्चों को भ्रमित भी करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्लास के अंतर्गत जो टॉपिक हम पढ़ेंगे मात्र 10-15 मिनट का है, इससे आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हमारी सभ्यता की सीरीज के अंतर्गत कालीबंगा के बाद में दूसरा हमारा चल रहा है, वो कौन सी है? आहड़ सभ्यता है। इस क्लास के अंतर्गत हम जो आहड़ सभ्यता है उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जो स्टूडेंट यहाँ पे न्यू है, प्लीज उनसे आग्रह है कि आपका जो यूट्यूब चैनल है जीके विद राकेश जांगिड़, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगामी जो अपकमिंग जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो स्टूडेंट है और भी न्यू है इसके अंतर्गत, तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत अपना टेलीग्राम चैनल है जीके विद राकेश जांगिड़, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसी के अंतर्गत आपको अपकमिंग जो फैक्ट है, नोट्स वगैरह है, पीडीएफ है, क्विज है, जीके के प्रश्न वगैरह आपको वहां पे अवेलेबल होते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राजस्थान की सभ्यता सीरीज के अंतर्गत है। तो पहले अपनी हम ले रहे हैं आहड़ सभ्यता को लेकर के है। तो आहड़ जो सभ्यता है, इस सभ्यता के अंतर्गत सबसे पहले हम लेंगे आहड़ सभ्यता है, इसके उपनाम क्या क्या है, उपनाम क्या क्या है, और यह आहड़ कौन से जिले के अंतर्गत है? साथियों, यह उदयपुर जिले के अंतर्गत है। मेवाड़ के गोहिल वंश की बात करते हैं तो अल्लट ने आहड़ को राजधानी बनाई थी, और यहीं पे मेवाड़ के सिसोदिया जो राजा है उनकी छत्रियां बनी हुई है। इसी आहड़ को महासतियों का टिल्ला भी कहते हैं। तो इसके जो उपनाम की बात करेंगे, 10वीं शताब्दी के अंतर्गत है। 10वीं शताब्दी के अंतर्गत है जो आहड़ है, इस आहड़ को क्या कहा जाता था? अघाटपुर कहते थे। 10वीं शताब्दी में इसको आहड़ को अघाटपुर भी कहते हैं। ताम्र संचयी कहें, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहें तो कौन सी आएगी? गणेश्वर सभ्यता आएगी। लेकिन ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता को ताम्रवती सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि ताम्र की सभ्यता का केंद्र है ये है। और इसके पश्चात हम बात करते हैं, यहां से कच्चे कोठे प्राप्त हुए थे, इसलिए इसको धूल कोट सभ्यता भी कहते हैं। धूल कोट भी इसको कहा जाता है, अघाटपुर कहते हैं, ताम्रवती कहते हैं। और आहड़ है, इस आहड़ को महासतियों का टिल्ला भी कहते हैं। तो आहड़ को महासतियों का टिल्ला भी कहा जाता है। तो ये इसके उपनाम हो गए। महासतियों का टिल्ला है, ताम्रवती है, धूलकोट है। 10वीं शताब्दी में इसको क्या नाम दिया गया था? अघाटपुर नाम दिया गया था। इसके अतिरिक्त है, हमने पहले जो पढ़ा था कालीबंगा सभ्यता, वह एक क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। लेकिन जो आहड़ है ना, यह जो सभ्यता है एक प्रकार की, किस प्रकार की सभ्यता साथियों? तो यह एक ग्रामीण संस्कृति की सभ्यता है। तो यह एक प्रकार की ग्रामीण संस्कृति की सभ्यता जाती है। तो ये तो गए इसके उपनाम। अब अगली विशेषता करते हैं कि जो सभ्यता है किस नदी के किनारे डेवलप हुई थी? तो यह जो सभ्यता है बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई थी, जिसको बेड़च भी कह सकते हैं हम, या हम क्या कह सकते हैं? आयड़ भी कह सकते हैं। तो यह जो सभ्यता है बेड़च या आयड़ नदी के किनारे डेवलप हुई है, और कौन से जिले के अंतर्गत है? उदयपुर के अंतर्गत है। अब बात करेंगे इसका जो समय है, टाइम पीरियड है, समय सुनिएगा। बात करते हैं समय को लेकर के है। तो दशरथ शर्मा, ये प्रश्न बनेगा कि दशरथ शर्मा जो चूरू के रहने वाले हैं, दशरथ शर्मा ने आहड़ सभ्यता का टाइम पीरियड है कब से कब तक का बताया है? तो दशरथ शर्मा ने साथियों 1900 ईसा पूर्व से, दशरथ शर्मा ने 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व है आहड़ का टाइम पीरियड बताया है। और यह सभ्यता है तकरीबन कितनी पुरानी है? 4000 वर्ष पुरानी है। तो आहड़ सभ्यता है कितनी पुरानी है? 4000 वर्ष पुरानी है। इसका जो टाइम पीरियड है दशरथ शर्मा ने 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व बताया है। नदी आ गई है, उपनाम आ गए हैं। अब हम बात करते हैं इस सभ्यता को लेकर के कि इस सभ्यता की खोज किसने की है। और नेक्स्ट, ये जो सभ्यता है इसका जो उत्खनन है वह किसने किया है। और इसके पश्चात हम बात करते हैं इस सभ्यता से किस किस चीज के यहाँ पे साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आपने लोगों ने पढ़ा कि इससे पहले जो कालीबंगा सभ्यता थी, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? श्री अमलानंद घोष ने। और इसकी खोज किसने की? अक्षय कीर्ति व्यास ने। कालीबंगा सभ्यता 1952 में खोजी गई थी और यह सभ्यता 1953 में खोजी गई है। तो सुनिए, इसकी खोज जो की है वह किसने की है? अक्षय कीर्ति व्यास। खोज की है अक्षय कीर्ति व्यास।
कालीबंगा 1952 में हुई थी और इसकी खोज कब की गई है? 1953 के अंतर्गत है। उत्खनन की बात करते हैं। इसका जो उत्खनन है, सुनिएगा, इसका जो उत्खनन पढ़ेंगे तो एक तो वर्ष पढ़ेंगे कौन सा? 1956, और एक कौन सा है? 1961 और 62 का। तो 1956 के अंतर्गत है, 1956 के अंतर्गत है। इसका जो उत्खनन है रतन चंद्र या आर.सी. अग्रवाल साहब ने किया। लेकिन 1961 और 1962 1961-62 के अंतर्गत है। इसका जो उत्खनन किया था हंसमुख दास, या हम कह सकते हैं एच.डी. सांकलिया ने है। तो इसका जो उत्खनन है 1961-62 के अंतर्गत है, एच.डी. सांकलिया ने किया, और 1956 के अंतर्गत है वह किसने किया है? रतन चंद्र अग्रवाल ने किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो सभ्यता है, सबसे काम की बात, आजकल सुनो प्रश्न किस प्रकार के पूछते हैं, आहड़ सभ्यता का उत्खनन कितने चरणों में हुआ, या यहाँ सभ्यता कितने स्तर प्राप्त हुए हैं? तो इस साक्ष्य की बात करते हैं। जैसे कि फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था कि चांदी के 8 पंचमार्क सिक्के कहां से मिले थे? विराट से मिले थे। और कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कितने स्तर के अंतर्गत किया गया है? तो ये सारी विशेषता आप यहाँ भी पढ़ेंगे। सुनिए, सबसे पहले साक्ष्य की बात करते हैं। सबसे पहली जो विशेषता वो ये है कि इस सभ्यता में उत्खनन के कुल कितने स्तर प्राप्त हुए? तो यहाँ पे उत्खनन के कुल कितने स्तर हैं? 8 स्तर प्राप्त हुए हैं। उत्खनन के कुल कितने स्तर हैं? 8 स्तर यहाँ पे प्राप्त हुए। वापिस सुनिएगा, इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था कालीबंगा सभ्यता में उत्खनन के कितने थे? 5 स्तर थे। सिलेबस में आपके बालाथल भी है, उदयपुर की है, और जो बालाथल सभ्यता है वहां पे 22 परतों की पहचान की गई थी। बालाथल में 22 परतों की पहचान की गई थी है। और यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पे कुल उत्खनन के कितने स्तर प्राप्त हुए हैं? 8 स्तर प्राप्त हुए हैं। दूसरी बात, ऐसी कौन सी सभ्यता है जो कि 8 बार बस कर और 8 ही बार उजड़ी? तो वह कौन सी है? यही आपकी आ जाती है आहड़ सभ्यता है। यह सभ्यता 8 बार डेवलप हुई थी और 8 बार ही उसका अंत हुआ था। 8 बार बसी थी और 8 बार जो उजड़ी थी वह सभ्यता भी कौन सी है? आहड़ सभ्यता आ जाती है। तो ये दो इसके साक्ष्य हैं। अगली बात करते हैं इसको लेकर के। यहां पर एक जो भवन है, यहां से जो एक घर है, एक भवन से, यहां एक भवन से कितने चूल्हे प्राप्त हुए थे? 6 चूल्हे प्राप्त हुए। तो यहां एक भवन से 6 चूल्हे प्राप्त हुए थे। लेकिन ध्यान रहे, कालीबंगा सभ्यता है वहां छिद्रित जो खोपड़ी थी उसमें कुल कितने छेद थे? 6 छिद्र थे। कालीबंगा सभ्यता में छिद्रित खोपड़ी प्राप्त हुई, उसमें कुल 6 छेद थे। लेकिन यहां से एक घर से कुल 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, ये जो 6 चूल्हे हैं, इन 6 चूल्हों के ऊपर हथेली की छाप है। हथेली की छाप बनी हुई यहाँ पे है। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रिंटिंग का, छपाई का काम उसमें प्रचलित था। तो एक प्रश्न ये भी बनता है कि रंगाई जो छपाई है, रंगाई और छपाई भी डेवलप थी, विकसित थी, तो वह कहां पे थी? आहड़ के अंतर्गत रंगाई छपाई भी थी है। और इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं कि और क्या खूबी है यहां की। एक सभ्यता से, एक रसोई से क्या प्राप्त हुए हैं? सील बट्टे प्राप्त हुए। तो यहाँ की एक जो किचन है, उस किचन से सील बट्टे मिले हैं, यानी कि जो रगड़ने के किचन में काम आते हैं, मसाला वगैरह जो रगड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? सील बट्टे हैं। तो यहाँ की एक सभ्यता से यहाँ की एक किचन से सील बट्टे भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन 6 चूल्हे प्राप्त हुए जिनके ऊपर क्या है? हाथ की हथेली की छाप है। अब बात करते हैं यहां पर कोठ गोर किसे कहते हैं? कोठ या गोर, कोठ गोर। यहां पर जो अनाज रखने के जो कच्चे कोठे बने हैं, अनाज रखने के जो कच्चे कोठे बने हैं, उनको क्या बोल देते हैं? कोठ गोर कहते हैं। इसीलिए इसी सभ्यता का क्या नाम है? कोठ गोर भी कहा जाता है। तो यहां से कच्चे भवन हैं, यहां से कच्चे भवन हैं वह भी प्राप्त हुए हैं, जिनको कोठ गोर भी कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ की बर्तन कला को लेकर के। दोस्तों, बर्तन की बात करेंगे। इस सभ्यता से मृद भांड प्राप्त हुए, इस सभ्यता से मृद भांड प्राप्त हुए हैं। और हम कह सकते हैं जो तैयार किए जाते थे वह कला कौन सी है? तो उस कला को क्या बोल देते हैं? टेरिकोटा कला कहते हैं। और यहाँ की जो मिट्टी के बर्तन हैं, मिट्टी के जो बर्तन हैं
उन बर्तनों के ऊपर दो प्रकार के रंगों की प्रधानता थी, यानी कि उन मिट्टी के बर्तनों के ऊपर कौन सा रंग लगाते थे और उनके नीचे है वह कौन सा रंग होता था। ध्यान रहे, ऊपर यानी कि सिर अपना, बाल कैसे काले हैं हम कह सकते हैं, तो उनके ऊपर का जो रंग है वह क्या है, काला था, और जो नीचा है बर्तन है, मृद भांड है, मिट्टी के जो बर्तन उनके नीचे का जो पार्ट था वह कैसा था, लाल रंग का था। यहां से काला और लाल रंग के मिट्टी के भांड या मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, और इन मिट्टी के बर्तनों को तैयार किया जाता है टेरिकोटा पद्धति जिसको कहते हैं। ये क्या होती है सुनिए, टेरिकोटा पद्धति की बात करते हैं तो राजस्थान में इस टेरिकोटा पद्धति का प्रधान जो केंद्र बिंदु है तो वह कौन सा है, मोलेला गांव है। दोस्तों ये जो मोलेला गांव है राजस्थान के अंतर्गत कौन से जिले के अंतर्गत पड़ता है, राजसमंद में पड़ता है। क्या इसकी खास बात है कि इस मोलेला गांव में कोई मिट्टी का खिलौना या मिट्टी का कोई बर्तन तैयार किया जाता है और इसी मिट्टी के बर्तन को भट्टी में या गर्म हारे में तोड़ देते हैं और बर्तन पक जाता है, और पक करके लाल सुर्ख रंग के जो मिट्टी के बर्तन बनते हैं उन्हीं कला को क्या बोल देते हैं, टेरिकोटा कला कहते हैं। तो मोलेला गांव है, और इसके बेहतरीन जो कलाकार हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है तो वह कौन से हैं, मोहनलाल जी प्रजापत नाथ द्वारा के हैं, और इनको इस कला के लिए 2012 में कौन सा अवार्ड भी दिया जा चुका है, तो इनको पद्मश्री अवार्ड भी 2012 में दिया जा चुका है मोलेला कला के लिए। इसी मोलेला गांव के अंतर्गत एक मिट्टी का टेरिकोटा कला का एक वाद्य यंत्र बनता है, कौन सा, मांदल वाद्य यंत्र बनता है। और ये जो मांदल वाद्य यंत्र है इस वाद्य यंत्र का प्रयोग भील जनजाति करती है। उसी नाटक में जो फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था कितने दिन तक चलता है, 40 दिन तक चलता है। लेकिन राजस्थान के अंतर्गत मांदल जो नृत्य है तो वह कौन सी जनजाति का है, ग्रासियों का। ध्यान रहे, मांदल नृत्य ग्रासियों का, मांदल वाद्य यंत्र का प्रयोग किसमें होता है, गबरी नाटक में होता है। मांदल बनता है कहां पे, मोलेला गांव में। मोलेला गांव कौन सी कला का केंद्र है, टेराकोटा का कला केंद्र है। टेरिकोटा कला के ही बर्तन यहां से प्राप्त हुए थे। अब सुनिएगा, यहां से मृद भांड, यहां से मिट्टी के भांड की, मिट्टी के बर्तन की, या यहां से टेरिकोटा कला की एक खंडित नारी की प्रतिमा प्राप्त हुई। यहां से एक खंडित नारी की प्रतिमा मिली, और क्या है उसमें उसने क्या है, लहंगा पहने हुए हैं, लहंगा पहने हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहां से टेरिकोटा कला की मिट्टी की एक नारी की मूर्ति मिली थी, और उसमें क्या, उसने लहंगा पहने हुए हैं। तो नारी की खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई, उसने लहंगा पहने हुए हैं, वो यहां से। लेकिन राजस्थान में 8 फीट ऊंची जाख बाबा की प्रतिमा नुआ सभ्यता भरतपुर से प्राप्त हुई। लेकिन राजस्थान के अंतर्गत कुमार देवी महिला की जो प्रतिमा कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई थी, और यहां से एक नारी की लहंगा पहनी हुई जो मूर्ति है वो यहां से मिली है, जो टेरिकोटा कला की है। और यहां से ही मिट्टी या टेरिकोटा कला की, इसी सभ्यता से टेरिकोटा कला का हम कह सकते हैं एक बेल की प्रतिमा प्राप्त हुई है, बनासियन बेल बोलते हैं उसको। तो बेल की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। तो इस सभ्यता से टेरिकोटा कला की एक बेल की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है, नारी की खंडित मूर्ति प्राप्त हुई जिसने लहंगा पहने हुए हैं। टेरिकोटा कला के बर्तन यहाँ पे थे। रंग कौन सा यूज था, काला, और कौन सा है, लाल रंग का यहाँ पे इसका प्रयोग किया गया था। और इसके पश्चात है, हम बात करते हैं इस सभ्यता में चावल के साक्ष्य हैं। तो ऐसी कौन सी सभ्यता है जहां चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो वह कौन सी है, ये आपकी आर्ट सभ्यता। लेकिन हमने पढ़ा कपास की जानकारी मिलती है, गेहूं की जानकारी मिलती है, जूते खेत की जानकारी मिलती है, तो किस सभ्यता से है, कालीबंगा सभ्यता से। और यहां से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। रंगाई छपाई भी प्रचलित थी। ऐसी सभ्यता जहां पर रंगाई और छपाई का भी प्रचलन था, तो वह सभ्यता कौन सी है, यही आर्ट सभ्यता आ जाती है। और इसके पश्चात हम बात करते हैं आर्ट सभ्यता के अंतर्गत। सुनिएगा, ये जो आर्ट सभ्यता है यहां से तांबे की 6 तो मुद्राएं प्राप्त हुई है, और तांबे की 3 मोहरें प्राप्त हुई। तो ये सभ्यता साथियों, यहां से तांबे की 6 मुद्राएं प्राप्त हुई है और 3 मोहरें प्राप्त हुई है। तांबे की 6 मुद्राएं, ध्यान रहे,
हम बात करते हैं इसके अलावा जो पीछे आपने कालीबंगा पढ़ा, वहां पे एक नर कंकाल के साथ वहां पे 72 प्रकार के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए थे, कालीबंगा सभ्यता में है। और राजस्थान की बात करते हैं, बेराट सभ्यता में कुल सूती वस्त्र में 36 मुद्राएं प्लेटिव मिली थी। और राजस्थान के अंतर्गत 3075 जो सिक्के प्राप्त हुए थे, कहां से? रैंड सभ्यता टोंक से, जिसको राजस्थान का टाटानगर कह देते हैं। और ये जो सभ्यता है, यहाँ से तांबे की 6 मुद्राएं प्राप्त हुई, एक घर से 6 चूल्हे प्राप्त हुए, लेकिन 6 छिद्रित खोपड़ी को छेद है वो कहां से प्राप्त हुए थे? कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए थे। यहाँ से तांबे की 6 मुद्राएं प्राप्त हुई है। और ये जो मुद्राएं है ना, यहाँ का जो सिक्का है, सुनिए, ये जो सिक्का है, सिक्के के दोनों फलक की बात करते हैं। सिक्का है, सिक्के का एक पार्ट, सिक्के का इधर वाला जो पार्ट है ना, इसके ऊपर ये बना हुआ है, क्या? त्रिशूल बना हुआ है। तो सिक्का है, तांबे के 6 मुद्रा प्राप्त हुई सिक्के हैं, इसके एक और तो क्या अंकित है? त्रिशूल अंकित है। तो इसके एक और तो त्रिशूल अंकित है, और दूसरी ओर किसका चित्र है? अपोलो का चित्र है। अपोलो जो गॉड है, जो देवता है, कहां के? यूनान के देवता है। तो यूनान के जो देवता हैं कौन से? अपोलो, उनका चित्र एक तरफ बना हुआ है, दूसरी तरफ यहाँ पे त्रिशूल अंकित है। ध्यान रहे, त्रिशूल की बात करते हैं तो राजस्थान में त्रिशूल छाप जो सीमेंट है, सुन लीजिए, राजस्थान से त्रिशूल जो छाप सीमेंट है, यह कौन से जिले से उत्पादित पहले होती थी? सवाई माधोपुर से। राजस्थान के अंतर्गत जेक के जो सीमेंट है वहां की बात करते हैं, उसका जो लोगो है, छाप है, वो कौन सा? विजय स्तंभ है। जबकि राजस्थान से चेतक छाप सीमेंट का उत्पादन कहां से होता है? चित्तौड़गढ़ से होता है। त्रिशूल छाप सीमेंट का उत्पादन सवाई माधोपुर से होता था, एट प्रेजेंट बंद है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, राजस्थान में एक देवी है जो कहते हैं कि जिसके मंदिर में मन्नतें पूर्ण होने पर त्रिशूल भेंट करते हैं, मन्नतें पूर्ण होने पर त्रिशूल भेंट करते हैं, तो वह जो देवी है, तो उस देवी का नाम है बडली माता। बडली माता का जो मंदिर है तो वह कहां पर है? आकोला, चित्तौड़गढ़ में। तो कुछ ऐसी देवियां भी है जहां पे मन्नतें पूर्ण होने पे कुछ चीजें भेंट करते हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कान, बकरे के कान के जो बकरे के जो कान है उनकी बलि देते हैं, जीण माता के मंदिर के अंतर्गत है। ऐसी देवी जहां मन्नतें पूर्ण होने पर मिट्टी के घोड़े चढ़ाते हैं तो फुल्ला माता के डामोर जनजाति है। ऐसी देवी जहां पे मन्नतें पूर्ण होने पर, गोद भरने पर माता जी के मंदिर में झूले या पालने भेंट करते हैं, तो कौन सी है? वो वही देवी है जिसकी अग्नि स्नान करते हैं। उत्तर आप बताओगे। अग्नि स्नान करने वाली जो देवी है, इसका मंदिर सलुम्बर उदयपुर में है। वहां मन्नतें पूर्ण होने पर पालने या झूले भेंट करते हैं, और यहाँ पे मन्नतें पूर्ण होने पर त्रिशूल भेंट करते हैं। त्रिशूल छाप सीमेंट का उत्पादन सवाई माधोपुर से है। यहाँ से जो सिक्का है, सिक्के में एक और त्रिशूल अंकित है। सेकंड और यूनान के देवता अपोलो का चित्र है। कुल कितनी मुद्राएं प्राप्त हुई थी? 6 मुद्राएं प्राप्त हुई थी। और कितनी मोहरें यहाँ से है? 3 मोहरें भी मिली है। तो रंगाई छपाई है, मुद्रा है, चावल के साक्ष्य भी हो गए हैं। और बात करते हैं समाधान। सुनिएगा, समाधान की बात रहेगी यहाँ पे। समाधान, तो यहाँ के जो डेड बॉडी थी, शव थे, उन शव को किसके समेत दफनाते थे? आभूषण के सहित है। तो ऐसी कौन सी सभ्यता है जहां पे शवों को आभूषणों के सहित दफनाने के साक्ष्य मिले हैं? तो वह कौन सी है? ये आपकी आहड़ सभ्यता है, जहां पे जो डेड बॉडीज हैं उनको आभूषण के सहित दफनाने के साक्ष्य है वो मिले हैं। कहां से? इस आहड़ सभ्यता से मिले हैं। तो एक बार वापिस हम और रिवाइज कर लेते हैं। 10वीं शताब्दी में आघाटपुर, ताम्रवती, धूलकोट, महासत्यम का टिल्ला, ये वगैरह नाम देते थे। आहड़ एक प्रकार की ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि नगरीय सभ्यता कौन सी थी? कालीबंगा सभ्यता थी। बेड्स आयड के किनारे डेवलप हुई थी। दशरथ शर्मा ने 1900 से 1200 ईसा पूर्व टाइम पीरियड बताया, तकरीबन 4000 साल पुरानी है। और इसके पश्चात हम बात करते हैं अक्षय कीर्ति व्यास और अमलानंद घोष। कंफ्यूज हो सकते हो, अमला कालीबंगा में, अक्षय आहड़ में, याद कैसे करेंगे? अब ऐसे आहड़ ऐसे अक्षय तो याद कर नहीं सकते, क्योंकि ऐसे आहड़ तो ऐसे अमलानंद घोष भी आ सकता है। याद किसे करेंगे? ये आहड़ सभ्यता है ना, 8 बार बस करके 8 बार उजड़ी, मतलब एक ऐसी ऊर्जा जिसका अंत ना हो, बस गई उजड़ गई, बस गई उजड़ गई। हम कह सकते हैं अक्षय ऊर्जा, कह सकते हैं अक्षय ऊर्जा है। तो बस गई और उजड़ गई, जिसका अंत हो न हो, जिसका क्षय न हो, हम कह सकते हैं वह कौन सी है? आहड़ी है। इसीलिए अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की थी। RC अग्रवाल ने 1956 में उत्खनन किया, HD सांकलिया ने 61-62 में उत्खनन किया, और यहां से उत्खनन के 8 स्तर प्राप्त हुए थे। 8 बार बस करके 8 बार उजड़ गई थी है।
और एक भवन से 6 चूल्हे प्राप्त हुए जिनके ऊपर हाथ की हथेली की छाप है, जबकि रसोई से सील बट्टे मिले हैं, जबकि तांबे की 6 मुद्राएं प्राप्त हुई, एक और त्रिशूल अंकित, दूसरी ओर यूनान के देवता अपोलो का चित्र है। यहां से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। यहाँ पे टेरिकोटा कला की एक मिट्टी की मूर्ति मिली जिसमें नारिके की प्रतिमा क्या खंडित है, और यहाँ से एक बेल की प्रतिमा मिली है। टेरिकोटा कला का प्रधान केंद्र कौन सा है? मोलेला गांव रासमंद है। तो ये थी महत्वपूर्ण सभ्यता, और यहाँ से स्वाधान को आभूषणों के सहित भी अपनाने के साक्ष्य मिलते हैं। तो यह था दोस्तों महत्वपूर्ण कंसेप्ट, महत्वपूर्ण फैक्ट आर्ट सभ्यता का। अगले चरण में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सभ्यता है। तो तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।